मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चों, आज से फिर अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए तो इसके पहले हम क्लास 10th जो साइंस चल रहा था यानी धात और धात, तो हम वहाँ पे धात और अधात के बारे में जाने थे और हमने आपको बताया था कि जो हमारे धातु होते हैं वह दो रूपों में पाया जाता है। एक होता है जिसे हम कहते हैं जो हमारे धातुएं जो स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं और कुछ धातुएं हमारी संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। संयुक्त अवस्था का मतलब ये हमने आपको बताया था कि उसमें कुछ अशुद्धियाँ भी मिली रहती है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जाने थे। तो बच्चों फिर आज हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे खनिज क्या होता है, फिर खनिज से संबंधित जितने भी टर्म आएंगे हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि खनिज क्या होते हैं। तो देखिए कहा जा रहा है बच्चों कि पृथ्वी के अंदर तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको खनिज कहा जाता है। तो क्या कहते हैं बच्चों, आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ यानी कोई भी खनिज पदार्थ का हम प्राप्त करते हैं तो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? पृथ्वी के अंदर से प्राप्त करते हैं। इन सब चीज़ों को आप जानते हैं। तो बच्चों पृथ्वी के अंदर से जो जिन यौगिकों को हम प्राप्त करते हैं वह किस रूप में पाए जाते हैं? उनको यौगिक यानी कुछ धातुएं उनके साथ। यौगिक का कहने का मतलब यह है कि उनमें एक साथ कई पदार्थ मिले होते हैं। तो उन पदार्थ को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? यौगिक कहा जाता है। तो उन यौगिकों को ही क्या कहा जाता है बच्चों? खनिज कहा जाता है। तो जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा एक सूत्र लिखा है, एक सूत्र एक उदाहरण आपको समझाया जा रहा है कि हमारा कॉपर पायराइट एक क्या है? एक खनिज है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हम कहते हैं कॉपर पायराइट जो है यह एक खनिज भी है, लेकिन अगर इसमें हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ जो इसका सूत्र होता है कॉपर और आयरन होता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कि कॉपर और आयरन आपका क्या है? एक धातु है। तो बच्चे जो हमारी धातुएं हम प्राप्त करते हैं वह तो किस रूप में पाई जाती है पृथ्वी के अंदर? खनिज के रूप में। यानी जब खनिज को निकालते हैं तो उनको क्या करते हैं? उनसे हम धातुओं को अलग करते हैं। तो बच्चों यह रहा आपका खनिज। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं। आगे जो हमारा नंबर आ रहा है, अब यह आ रहा खनिज के बाद अयस्क किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए बच्चों हम समझते हैं कि अयस्क क्या होता है। देखिए बच्चों, कहा जा रहा है जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम व्यय कर आसानी से प्राप्त किया जा सके उस खनिज को उस विशिष्ट धातु का अयस्क कहते हैं। क्या कहा जा रहा है बच्चों? यदि हमने आप जाने कि खनिज किसे कहते हैं, यानी पृथ्वी के अंदर से जो कोई भी वस्तु निकाली जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? खनिज। हमने आपको बताया। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम व्यय कर आसानी से प्राप्त किया जा सके उस खनिज को उस विशिष्ट धातु को क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। इसके कहने का मतलब यह है कि आप पृथ्वी से जो कोई भी वस्तु निकालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। लेकिन उसी खनिज से ही जब हम किसी धातु को अलग करते हैं, यानी क्या कहा है? किसी धातु को जब हम कम खर्च के साथ, यानी कुछ भी तो खर्च लगेगा इसको अलग करना है, तो अगर हम उस खनिज से किसी धातु को प्राप्त करते हैं तो उस खनिज को उस धातु का क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे आपको लिखा गया कॉपर का जो अयस्क होता है वह क्या होता है? कॉपर पायराइट। यानी कॉपर पायराइट का जो सूत्र होता है बच्चों होता है CuFeS2। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यह हमारा क्या है? एक खनिज है, लेकिन हम क्या करते हैं? इससे कॉपर को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ आपसे क्या होता है, यानी कॉपर जो पायराइट होता है हमारा खनिज है, इस पे हम कुछ खर्च करेंगे। क्यों खर्च करेंगे? क्योंकि इसको हमको अलग करना है। तो अलग करने के लिए तो अलग से उपकरण की आवश्यकता होगी। तब क्या करेंगे? हम यहाँ कॉपर पायराइट से कॉपर को अलग कर सकते हैं। तो वही आपसे कहा गया है कि किसी भी खनिज से धातु को अलग करने को उसको हम क्या कहते हैं? उस धातु का या उस खनिज का क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। तो आप बच्चे जो कॉपर का अयस्क होता है वह क्या होता है? कॉपर पायराइट होता है। तो बच्चों आपको इसका सूत्र याद रखना है, बहुत ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ देखिए बच्चों, आपका एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का बॉक्साइड, एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वह क्या होता है? बॉक्साइड होता है, जिसका आपका सूत्र होता है Al2O3 × 2H
2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे भाई हमारा क्या है, एल्युमिनियम है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे देखिए कुछ ऑक्सीजन के भी मालिक्यूल अणु है और यहाँ पे हमारे कुछ जल के भी अणु हैं। तो देखिए इनसे अलग करके क्या करते हैं, हम एल्युमिनियम धातु को प्राप्त करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम का जो अयस्क है वह क्या है, बॉक्साइड है। इसी प्रकार हमारा देखिए बच्चों लेड का जो अयस्क होता है वह क्या होता है, गैलेना, जिसका सूत्र होता है आपका PbS। क्या आप कह सकते हैं। तो बच्चों देखिए हम इससे हम क्या प्राप्त करते हैं, लेड प्राप्त करते हैं। तो बच्चों आप कह सकते हैं कि आपके जो अयस्क यानी जो हम खनिज से जब धातु को अलग करते हैं तो उसी क्रिया को क्या कहा जाता है, अयस्क कहते हैं। तो बच्चों आपको याद रखना है कि कॉपर का जो मुख्य अयस्क है वह क्या है, कॉपर पायराइट है, और एल्युमिनियम का जो मुख्य अयस्क है वह क्या है, बॉक्साइट है, और आपका जो लेड होता है उसका जो सबसे मुख्य अयस्क होता है वह क्या होता है, गैलेना होता है। और आपको क्या करना है, इन के अयस्कों के नाम और इनके जो सूत्र आपको दिए लिखे गए हैं यहाँ पे, इनको तो याद ही होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यही आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है। तो वहाँ पे आपको कुछ या तो सूत्र दिया जाएगा या तो नाम लिखा जाएगा। तो यदि आप दोनों को याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए आपके कुछ धातु दिए गए हैं और उनके अयस्कों के नाम दिए गए हैं और वह किस रूप में पाए जाते हैं उनको भी आपको बताया गया है। चलिए हम उसको बताते हैं हम इसके आगे। तो चलिए बच्चों देखिए यहाँ पे कुछ धातुओं के नाम दिए गए हैं और उनके अयस्क का नाम और उनके यौगिक किस रूप में पाए जाते हैं और उनके सूत्र का भी नाम लिखा गया है, जिनको आपको क्या करना है, याद करना है, जो कि आपके एग्जाम ऑब्जेक्ट से बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कुछ आपके धातु का नाम दे दिया जाएगा और उनसे आपसे कहा जाएगा कि आप बताइए कि उस यौगिक का क्या नाम है, या उनका सूत्र पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना। तो देखिए बच्चों आपका यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर आपका सोडियम धातु है, तो कहा जा रहा है कि जो सोडियम का अयस्क होता है वह क्या होता है, रॉक साल्ट। तो आपको याद रखना है कि सोडियम का जो अयस्क होता है वह क्या होता है, रॉक साल्ट होता है, और उसके यौगिक का जो नाम होता है वह क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, और उसका जो सूत्र होता है वह क्या होता है, NaCl होता है। तो बच्चों इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो सोडियम होता है, तो सोडियम का जो अयस्क है वह क्या है बच्चों, रॉक साल्ट है, और उसके यौगिक का नाम, उसका नाम जो है क्या है, सोडियम क्लोराइड है, और सूत्र क्या है, NaCl है। अब दूसरा नंबर देखिए आपसे कहा जा रहा है कैल्शियम, यानी कैल्शियम का जो अयस्क होता है वह क्या होता है बच्चों, डोलोमाइट होता है। क्या होता है, डोलोमाइट, और इसके जो अयस्क होते हैं क्या होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट होते हैं। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा गया, आप जानते हैं कार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब होता है CO3। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, यानी कार्बोनेट जो होता है उसमें हमारा क्या होता है, 2 माइनस चार्ज होता है, यानी 2 नेगेटिव चार्ज होता है। आपको याद रखना है, इसको आपको तो क्लास 9 में ही पढ़े होंगे। देखिए कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम CaCO3 इंटू MgCO3, यह है आपका कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र है। अब थर्ड नंबर हमारा आता है वह है मैग्नीज। मैग्नीज का जो अयस्क होता है वह क्या होता है, पायरोलूसाइड। क्या होता है बच्चों, पायरोलूसाइड, और इसका जो अयस्क का यौगिक का नाम होता है वह क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, जिसका सामान्य सूत्र क्या है, MnO2 होता है। और फोर्थ नंबर हमारा आता है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का बच्चों हमने आपको बताया कि एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वह क्या होता है, बॉक्साइड होता है, और उसके यौगिक का क्या नाम होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, जिसका सामान्य सूत्र क्या है, Al2O3 इंटू 2H2। तो बच्चों इस तरीके से आपकी किताब में 10 नाम दिए गए हैं, उनके यौगिक का नाम दिया गया, उस धातु का नाम दिया गया है, और उनका सूत्र लिखा गया है। इनको आपको क्या करना, अपनी कॉपी में राइट करना, उनको आपको लिख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में इनसे तो अवश्य ही प्रश्न उठाता है। चाहे आपको विकल्प वाले क्वेश्चन में डाल दिया जाता है, आपसे किसी धातु का नाम दे दिया जाएगा और उनसे उनके अयस्क का नाम पूछा जाएगा। तो आपको अगर उनके अयस्कों के सूत्र जो नाम है उनको याद होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको सूत्र ही आपसे पूछा जाता है। तो बच्चों इस तरीके से आप जाने कि मतलब कोई भी धातु है तो उसके धातु अयस्क का क्या नाम होता है, फिर उसके अयस्क यानी जिस रूप में पाए जाते हैं उस यौगिक का क्या नाम है और उसका सूत्र क्या है। तो चलिए अब बच्चों हम इसके आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है अधात्री या मैट्रिक्स। तो यह क्या होता है बच्चों? तो आप बच्चों जानते हैं कि जब हम पृथ्वी से पदार्थ को निकालते हैं तो वह जो है बच्चों बहुत से उसमें कुछ अधात मिले होते हैं, यानी अधात क्या कह सकते हैं, उसमें बहुत से पदार्थ मिले होते हैं। तो उन पदार्थों से हम क्या प्राप्त करते हैं? धातु। तो उनसे धातु प्राप्त करने को क्या कहा जाता है? आपने समझा कि उनको हम क्या कहते हैं? उस धातु का क्या उसका अयस्क कहते हैं। तो अयस्क में भी कुछ अशुद्धियां होती हैं, तो उन अशुद्धियों को दूर करके, यानी उन अशुद्धियों से दूर करके साफ जो धातु प्राप्त किया जाता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिए क्या कहा गया, आगे पढ़िए। कहा जा रहा है खनिज में प्रायः पत्थर के टुकड़े, मिट्टी के कण, कंकड़, बालू तथा चूने के पत्थर आदि अशुद्धियां मिली होती हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, जो बच्चे हम खनिज निकालते हैं पृथ्वी के अंदर से तो उसमें क्या ये सब अशुद्धियां मिली होती हैं। तो कहा जा रहा है इन अपद्रव्यों को जो अशुद्धियों के रूप में अयस्क में उपस्थित होते हैं, यानी हम जब धातु से कुछ जो पृथ्वी के अंदर से खनिज पदार्थ निकालते हैं तो उनसे जो हम अयस्क पदार्थ प्राप्त करते हैं तो उसमें भी क्या होते हैं? कुछ अशुद्धियां होती हैं। तो उन अशुद्धियों को क्या कहा जा रहा है? इन अपद्रव्यों को जो अशुद्धियों के रूप में अयस्क में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान में रखना है, यानी कि जब हम किसी भी खनिज से धातु प्राप्त करते हैं तो उस खनिज में उस धातु में हमारी कुछ क्या होती है? अशुद्धियां होती हैं। तो उन अशुद्धियों को बच्चों क्या कहा जाता है? अधात्री या मैट्रिक्स कहा जाता है। तो चलिए बच्चों अब हम आते हैं धातु कर्म के बारे में समझें कि धातु कर्म क्या होता है। तो आप यहाँ पर पढ़े अधात्री के बारे में। तो इसमें आपको क्या बताया गया कि यानी जो हमारे खनिज पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थ से जब हम अयस्क प्राप्त करते हैं तो अयस्क में हमारी क्या होती है? कुछ अशुद्धियां होती हैं। जैसे आपको बताया गया पत्थर के टुकड़े भी हो सकते हैं छोटे, या मिट्टी के कण हो सकते हैं, या कंकड़, बालू तथा चूने के पत्थर हो सकते हैं। तो इन अशुद्धियों को दूर करके हम क्या प्राप्त करते हैं? सही यानी शुद्ध रूप में अगर धातु प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा? इन खनिज पदार्थों से या इनके अयस्क के यानी धातु के उस धातु के अयस्क से हमको उन अशुद्धियों को क्या करना पड़ेगा? दूर करना पड़ेगा। तो बच्चों हम इसको दूर करने के लिए अलग अलग विधि का प्रयोग करते हैं। तो पहले नंबर आप समझते हैं धातु कर्म बच्चों। तो धातु कर्म अगर आपसे पूछा जाए तो धातु कर्म की यही परिभाषा होती है कि अयस्क से भौतिक या रासायनिक परिक्रमों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। अब क्या कहा जा रहा है बच्चों, यानी धातु कर्म के बारे में आपको यह बताया जा रहा है कि आप कोई भी अयस्क प्राप्त कीजिए। अब इस अयस्क में अगर आपके क्या है? कंकड़, बालू या पत्थर या चूने के पत्थर हैं तो आप उनको चाहे किसी भौतिक विधि से प्राप्त की इसको अलग कीजिए या किसी रासायनिक विधि से प्राप्त कीजिए, इसको अलग करिए, यानी उनसे आप उनको अलग करके इनसे आप धातु प्राप्त कीजिए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। इनसे एक बात सुनिए, क्या कहा जा रहा है कि अयस्कों से भौतिक तथा रासायनिक परिक्रमों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। तो बच्चों अब इसको हम अलग अलग प्रकार से करते हैं। तो किस प्रकार से धातु को जो हम धातु कर्म की जो क्रिया से कहा गया है कि मतलब इसमें किसी भी रासायनिक या भौतिक विधियों के द्वारा, तो हम किसी रासायनिक विधि का प्रयोग कैसे करेंगे या किसी मान लीजिए भौतिक विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो उनको किस तरह से हम उपयोग करते हैं, हम आपको इसके बारे में अब बताते हैं। तो चलिए बच्चों हम समझते हैं कि मतलब मान लीजिए अगर हम पृथ्वी से खनिज प्राप्त निकालते हैं तो खनिज से हम क्या प्राप्त करते हैं? उसके बाद हम अयस्क प्राप्त करते हैं। तो बच्चों अगर अयस्क से हमें धातु प्राप्त करना है तो इसके लिए हमें कई प्रोसेस को अपनाना पड़ता है, यानी कई प्रक्रमों से हम क्या करते हैं? धातु को प्राप्त करने के लिए कई प्रक्रमों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपसे कहा जा रहा है कि जो आपका मुख्य हेडिंग है यह क्या है? अयस्क से धातु का निष्कर्ष। यानी बच्चों अयस्क से धातु को किस प्रकार से अलग किया जाता है इनके बारे में। तो सबसे पहले बच्चों क्या होता है, जो हम अयस्क प्राप्त करते हैं खनिज से तो उस अयस्क को पहला नंबर हमारा काम क्या होता है? उसको हम क्या कहते हैं?
पीसते हैं। यानी पीसने का मतलब यह होता है कि उनको पहले हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो उसके बाद दूसरा जो नंबर है वह क्या आता है, सांद्रण। यानी उसको हम क्या करते हैं, फिर उसका अलग अलग पार्ट, यानी उनको हम क्या करते हैं, सांद्रित करते हैं, उनको अलग अलग करते हैं। फिर उसके बाद अब देखिए अयस्क का जो सांद्रण है वो हमको किसी यानी 3 विधियों से हम कर सकते हैं। वह हमारा क्या होता है, एक गुरुत्वीय विधि, एक होता है हमारा फिर प्लावन विधि, और एक होता है हमारा चुंबकीय विधि। यानी कहने का मतलब यह है कि उसमें जो हमारे कुछ और भी शुद्धि मिली होती है उनको हम इन तीनों विधियों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। चाहे जिस विधि का प्रयोग करके, चाहे हम गुरुत्वीय विधि से प्रयोग करें उसको सांद्रित करें अयस्क का, या फिर प्लावन विधि से या चुंबकीय विधि से। यानी इन तीनों विधियों में से हम किसी भी विधि का प्रयोग करके उस अयस्क का क्या कर सकते हैं, सांद्रण कर सकते हैं। इसमें आपसे कुछ भी रोक नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं, थर्ड नंबर, अयस्क का सांद्रण करने के बाद बच्चों होता है धातु का निष्कर्षण। यानी हम धातु को क्या करते हैं, उनसे अलग अलग अब धातु का निष्कर्षण करते हैं। तो इसके लिए बच्चों क्या करना पड़ता है, तो बच्चों धातु का निष्कर्षण होता है तो उनके लिए हमें 3 क्रियाकलापों से गुजरना पड़ता है। तो पहला नंबर क्या आता है, निस्तापन। उसके बाद दूसरा हमारा आता है भर्जन। उसके बाद तीसरा नंबर हमारा आता है प्रगलन। यानी धातु के निष्कर्षण को इन तीनों प्रोसेस से गुजरने के बाद क्या करते हैं, हम धातु का शोधन करते हैं कि हमारा जो धातु मिला हुआ है, यानी हमको जो धातु प्राप्त हुआ है वह शुद्ध है कि नहीं है, या अगर शुद्ध नहीं है तो उन धातुओं को शुद्ध करने के लिए हम उनमें क्या करते हैं, कुछ मिक्स करते हैं। तो बच्चों बस आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इनको जो हमारी जो विधियां हैं, यानी गुरुत्वीय विधि क्या होती है, एन प्लावन विधि क्या है, या चुंबकीय विधि क्या है, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद जो निष्कापन यानी धातुओं का निष्कर्षण जो है उसके अंतर्गत जो हमारे कुछ टर्म आ रहे हैं, निष्कापन क्या होता है, भर्जन क्या होता है, प्रगलन क्या होता है, हम इन सब चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। तो बच्चों आपको क्लास देखने के लिए आज का बहुत बहुत धन्यवाद।